हेलो दोस्तों का स्वागत है हमारे चैनल में। आज की वीडियो में हम लोग क्लास 12 का इकोनॉमिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इंपॉर्टेंट देखेंगे, तो वीडियो को अंत तक जोर से देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सा स्टॉक है? तो स्टॉक में आपका इनकम नहीं होगा, निवेश भी नहीं होगा, लाभ भी नहीं होगा, प्रॉफिट भी नहीं होगा, लेकिन संपत्ति जो है, वेल्थ जो होता है वह स्टॉक होता है, हम स्टॉक कर सकते हैं। तो डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें, अगला है कौन समष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन का विषय है? तो समष्टि अर्थशास्त्र में क्या अध्ययन करते हैं? राष्ट्र के बारे में, राष्ट्र आय, राष्ट्र बचत, राष्ट्र के बारे में। और जो है व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम लोग उपभोग का सिद्धांत, उत्पादन का सिद्धांत जो है एक व्यक्ति के लिए अध्ययन करते हैं। और जो समष्टि अर्थशास्त्र में होता है वह सब के प्रति राष्ट्र आय, राष्ट्र बचत, राष्ट्र इनकम, इसके बारे में हम लोग जो है वह समष्टि अर्थशास्त्र में पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? तो अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, ये जो कहा था वह एडम स्मिथ ने कहा था। कौन? एडम स्मिथ ने कहा था। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन उत्पत्ति का साधन नहीं है? तो उत्पत्ति का साधन जो है वह नहीं हो जाएगा। देखिए उत्पत्ति का साधन कौन कौन है? भूमि भी है, मुद्रा भी है, श्रम भी है। सॉरी, मुद्रा नहीं है, मुद्रा मनी, पूंजी की आवश्यकता होती है उत्पत्ति के साधन में। किसी उत्पादन के, हम किसी चीज़ का उत्पादन करते हैं तो पूंजी का भी ज़रूरत पड़ता है, श्रम यानी कि लेबर का भी ज़रूरत पड़ता है, और भूमि, भूमि नहीं रहने से कैसे उत्पादन होगा? तो ये तो इम्पोर्टेंट मस्ट है। लेकिन मुद्रा जो है वह उत्पत्ति का साधन नहीं है। भले ही मुद्रा की आवश्यकता होती है, इसमें पूंजी दिया हुआ है, कैपिटल दिया हुआ है, उसी में आपका मुद्रा या पैसा आ जाएगा, लेकिन मुद्रा मनी जो है वह आपका उत्पत्ति का साधन नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, चार क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था मॉडल की चक्रीय प्रवाह में संतुलन के लिए शर्त निम्नलिखित में से कौन सी है? तो चार क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था मॉडल के लिए चक्रीय प्रवाह का संतुलन जो है बी नंबर सी आई जी हो जाएगा। इसकी बात करें सी आई प्लस जी एक्स माइनस वन, तो ये होता है चार क्षेत्रीय, ये जो होता है वह भी जोर से याद रखिएगा। चार क्षेत्रीय मॉडल में क्या होता है, इसमें जो है वह संतुलन की शर्त में होता है, यह संतुलन की शर्त में होता है, शर्त में होता है। इसमें हालांकि सी आई जी प्लस आई लग जाएगा, सॉरी एक्स लग जाएगा, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट और सरकारी व्यय और कॉस्ट, ये जो आपका है बी नंबर्स का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बात करते हैं, तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत निम्न से कौन सी सेवाएं सम्मिलित है? तो तृतीय क्षेत्र में क्या, तृतीय क्षेत्र को हम लोग सेवा क्षेत्र कहते हैं। तो सेवा क्षेत्र में क्या आएगा? कृषि नहीं आएगा, खनन भी नहीं आएगा, कृषि तो प्राथमिक क्षेत्र में आता है, खनन तो द्वितीय क्षेत्र में आता है, निर्माण तो द्वितीय क्षेत्र में आता है, लेकिन संचार जो है सेवाएं प्रदान करता है, तो संचार आपका तृतीय क्षेत्र में आ जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, सीमांत अवसर लागत निम्न में से कौन है? तो सीमांत अवसर लागत डेल्टा वाई बटे डेल्टा एक्स जो है वह सीमांत अवसर लागत होगा। सीमांत अवसर लागत का परिभाषा आप लोग जानते होंगे, जब हम लोग एक्स और वाई वस्तु, दो वस्तुएं ले लेते हैं, तो एक वस्तु के अतिरिक्त अतिरिक्त इकाई के उत्पादन के लिए दूसरी वस्तु को जो है, जो दूसरी वस्तु की जो मात्रा त्यागी जाती है उसी को हम लोग सीमांत अवसर लागत कहते हैं। यानी कि इसकी जो उत्पादन बढ़ाने के लिए हम लोग दूसरा वस्तु का कम उत्पादन करते हैं, उसी को हम लोग सीमांत अवसर लागत कहते हैं। और डेल्टा वाई बटे एक्स क्या होता है? डेल्टा वाई बराबर होता है वाई वस्तु की मात्रा में परिवर्तन, मात्रा में परिवर्तन, और आज जो है डेल्टा एक्स बराबर होता है एक्स वस्तु की मात्रा में परिवर्तन। तो आप समझे होंगे। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला है, उस वक्र का नाम बताए जो आर्थिक समस्या दर्शाता है। तो आर्थिक समस्या जो दर्शाता है वह पीपीसी दर्शाता है, उत्पादन संभावना वक्र, उत्पादन संभावना वक्र। यह भी सीमांत अवसर लागत के जैसे ही ग्राफ होता है, आप देखे होंगे, इस प्रकार का होता है, इस प्रकार का, वह जो है मूल बिंदु की ओर नतोदर होता है। ये भी पीपीसी का भी याद रखिएगा, परिभाषा सब, ग्राफ सब, ये भी पूछता है सब्जेक्टिव में, उत्पादन संभावना वक्र। अगला क्वेश्चन की बात करें, अगला है, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? तो देखिए,
जीएनपी, तो जीएनपी क्या होता है, आप लोग पढ़े होंगे। जीएनपी होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, यानी कि सकल राष्ट्र उत्पाद। सकल राष्ट्र उत्पाद में क्या होता है, जीएनपी में एक राष्ट्र अवधारणा है, बिल्कुल राष्ट्र अवधारणा है। स्थायी पूंजी के उपभोग को मूल्यह्रास कहते हैं, ये भी सही हो जाएगा। प्रयोज्य आय बराबर निजी आय माइनस प्रत्यक्ष आय, यानी कि डिस्पोजेबल इनकम बराबर हो जाएगा प्राइवेट इनकम माइनस टैक्स। और एनडीपी एफसी की गणना में अनुदान जोड़ा जाता है। लेकिन सी नंबर जो है प्रयोज्य आय बराबर निजी आय माइनस प्रत्यक्ष आय जो है यह गलत हो जाएगा, ये अवधारणा गलत हो जाएगा, तो सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, किसी अर्थशास्त्र में एक वर्ष के अंतर्गत उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्य को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, कुल घरेलू उत्पाद। क्या कहते हैं, कुल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी कहते हैं। इसी को हम लोग इस एक वर्ष में अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्य को हम लोग जीडीपी कहते हैं, तो ये परिभाषा भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, ऐसी वस्तु जिनका एक दूसरे के बदले प्रयोग किया जाता है। तो एक दूसरे वस्तु में क्या होता है, स्थापना वस्तु होगा। स्थापना वस्तु में क्या होगा, सब्स्टिट्यूट गुड्स में क्या होगा, एक वस्तु के बदले दूसरा वस्तु का उपयोग करेंगे, जैसे चाय और कॉफ़ी। अगर चाय नहीं रहेगा तो कॉफ़ी का उपयोग करेंगे, और कॉफ़ी नहीं रहेगा तो चाय का उपयोग करेंगे। तो ये जो है ये दोनों वस्तुएं जो है स्थापना वस्तुएं हो जाएगा, सब्स्टिट्यूट गुड्स हो जाएगा। अगला है मांग वक्र की ढाल होती है। तो मांग वक्र की ढाल आप लोग देखे होंगे ऋणात्मक होती है। इधर कीमत ले लेते हैं और मांग, तो आप लोग जानते होंगे कीमत बढ़ता है तो मांग घटता है, और कीमत बढ़ता है तो मांग घटता है, और कीमत कम होता है तो मांग बढ़ता है। तो ये जो है आप देखे होंगे ये ग्राफ जो है मूल बिंदु की इस साइड हो जाएगा, तो ये बायां साइड हो गया, ये दायां साइड। तो बायां से दाएं की ओर नीचे की ओर हो रहा है, तो बाएं से दाएं नीचे की ओर, बी नंबर्स का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मांग का संकुचन तब होता है जब, तो मांग का संकुचन तब होता है जब कीमत बढ़ता और मांग घटती है। क्या होता है, कीमत बढ़ता और मांग घटती है, ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, राष्ट्र आय की गणना में निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित किया जाता है। तो राष्ट्र आय की गणना में हम लोग जो है वह नई अंतिम वस्तुओं और सेवाओं को जो है वह लेते हैं, बाद बाकी मध्यवर्ती वस्तुओं को भी नहीं लेते हैं, पुरानी वस्तुओं का क्रय विक्रय भी नहीं लेते, और हस्तांतरण भुगतान भी नहीं लेते हैं। अगला है जीएनपी, अस्फीतिक यानी कि कम होना, डिफ्लेक्टर यानी जीएनपी यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट यानी कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद। तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद में जो है वह आपका फॉर्मूला जो होता है जीएनपी अस्फीति का, नगद जीएनपी बटे वास्तविक जीएनपी इंटू 100, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें, अगला है, मूल्य वृद्धि से गिफिन वस्तु की मांग क्या होती है। तो गिफिन वस्तुएं आप लोग पढ़े होंगे, तो गिफिन वस्तुएं होती है खराब वस्तुएं, ये हमेशा क्वेश्चन पूछता है। तो गिफिन वस्तुएं क्या होती हैं, खराब वस्तुएं होती हैं, और खराब वस्तु में क्या होता है, मांग के उल्टा होता है। जब देखिए खराब वस्तु में उल्टा होता है, गिफिन वस्तु मतलब खराब वस्तु में उल्टा होता है। उल्टा मतलब कीमत बढ़ता है तो मांग भी बढ़ता है, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड भी बढ़ेगा, और कीमत घटेगा तो मांग भी घटेगा, यानी कि धनात्मक होता है, मांग वक्र धनात्मक होता है खराब वस्तुओं के साथ। तो देखिए मूल्य वृद्धि से गिफिन वस्तु का मांग क्या होता है, बढ़ जाता है। और अगर पूछ दे गिफिन वस्तुओं की मूल्य कम होने से क्या होगा, तो कम होने से गिफिन वस्तुओं का मांग भी कम होगा, क्योंकि धनात्मक होता है गिफिन वस्तुओं और कीमत के बीच संबंध। अगला है, आयताकार परवलय मांग वक्र निम्न में से क्या दिखाता है। तो आयताकार अति परवलय वक्र जो है वह दिखाता है इकाई मांग लोच को, ईडी बराबर 1, ये जो है आपका आयताकार अति परवलय मांग वक्र दर्शाता है। अगला क्वेश्चन की बात करें, अगला है, आवश्यक वस्तु की मांग की लोच होती है। तो आवश्यक वस्तु की मांग की जो लोच होती है वह इकाई से कम होती है,
ईडी लेस देन 1 होती है, यानी कि इकाई से कम होती है। ग्रेटर देन नहीं, लेस देन इधर हो जाएगा। ईडी लेस देन 1 यानी कि इकाई से कम। इकाई से कम जो होती है वह आवश्यक वस्तुओं की मांग की लोच होती है। अब बात करें अगला क्वेश्चन, मांग की लोच कितने प्रकार के होते हैं। तो मांग की लोच जो है वह 5 प्रकार के होते हैं। आप लोग पढ़े होंगे, अधिक अधिक लोचदार मांग, कम लोचदार मांग, सम लोचदार मांग, पूर्णतः लोचदार मांग और पूर्णतः अभिलोचदार मांग। 5 प्रकार का होता है। अगला क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा सत्य है। आवश्यक वस्तुओं की मांग लोच शून्य होता है, ये गलत हो जाएगा। आवश्यक वस्तुओं का अभी देखिए, आवश्यक वस्तुओं की मांग जो है वह ईडी लेस देन होता है, यानी कि 1 से छोटा होता है, 0 नहीं होता। मांग की लोच गुणात्मक कथन है, बिल्कुल मांग की लोच जो है वो गुणात्मक कथन है। और जो है अगर पूर्ति की लोच बोला जाए तो पूर्ति की लोच मात्रात्मक कथन होता है। मांग की लोच मापने की प्रतिशत विधि प्रतिपादन मार्शल ने किया। मांग की लोच 6 प्रकार, यह भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो, लेकिन बी नंबर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। मांग की लोच जो है वह गुणात्मक कथन होता है। अगला नंबर क्वेश्चन के उड़ते हैं। अगला है निम्नलिखित में किसके अनुसार मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। तो ये जो स्टेटमेंट जो बोला था वह हार्टली विदर्स ने जो है वह कहा था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा मुद्रा का कार्य नहीं है। तो मुद्रा का कार्य जो नहीं है, मुद्रा जो कार्य करता है वह मिनिमम का माध्यम भी कार्य करता है, मूल्य संचय करता है और लेखा की इकाई भी होता है, लेकिन कीमत स्थिरता जो है वह नहीं होता है। तो कीमत स्थिरता प्राइस स्टेबिलिटी जो है मुद्रा का कार्य नहीं होता है। तो बी नंबर्स का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है मुद्रा के स्थैतिक और गत्यात्मक कार्यों का विभाजन किसने किया। तो मुद्रा के स्थैतिक और गत्यात्मक कार्यों का विभाजन जो है वह पॉल एंजिस ने किया था। पॉल एंजिंग जो है वह क्या था। अगला है दीर्घकालीन उत्पादन फलन का संबंध निम्न में से किससे है। तो दीर्घकालीन उत्पादन फलन का संबंध जो है वह पैमाने के प्रतिफल नियम से है, पैमाने का प्रतिफल नियम से है। अगला है उत्पादन का सक्रिय साधन। तो उत्पादन का सक्रिय साधन जो होता है वह होता है श्रम, लेबर जो होता है वह उत्पादन का सक्रिय साधन होता है। अब बात करें साख गुणक क्या होता है। तो साख गुणक जो होता है वह होता है 1/CRR। CRR जो जो होता है वह होता है जमाओं पर नगद नगद कोष अनुपात जो होता है वह CRR होता है। अगला क्वेश्चन की बात करें, अगला है निम्नलिखित में स्थिर लागत नहीं है। तो स्थिर लागत जो है वह नहीं है, वह कच्चे माल की लागत, कच्चे माल की लागत जो है वह स्थिर लागत नहीं है। बाकी बीमे का प्रीमियम, ब्याज और फैक्ट्री का किराया जो है वह स्थिर लागत है, लेकिन कच्चे माल की लागत जो है वह परिवर्तनशील लागत है। अगला क्वेश्चन की बात करें, जब औसत लागत घट रही हो तो सीमांत लागत औसत लागत की तुलना में क्या होती है। तो आप लोग पढ़े होंगे एक ग्राफ, ये इस प्रकार का होता है, ये कॉस्ट होता है इधर आउटपुट, और ये जो होता है ये इस प्रकार का होता है, ये आपका MC होता है और AC होता है। शुरुआत में MC बढ़ता है, फिर AC घटता है। तो देखिए यहाँ क्या होगा, MC लेस देन AC, यानी कि जो है MC बराबर है, MC बड़ा है AC से। अब बात करें MC क्या है। तो MC जो है वह मार्जिनल कॉस्ट होता है और AC जो है वह एवरेज कॉस्ट होता है, औसत लागत होता है। तो इसमें MC बड़ा हो जाएगा AC से। जब अब क्या कंडीशन क्या बोला, औसत लागत घट रही है, ये जो है वह घट रहा है, तो MC क्या है, बढ़ रहा है, यानी कि MC, और यहाँ जो कंडीशन होगा वह MC छोटा AC से, यानी कि MC बढ़ रहा है, यानी कि AC घट रहा है तो MC बढ़ रहा है, तो MC बढ़ रहा है तो इनमें से कौन होगा, MC बराबर AC नहीं होगा, MC ग्रेटर देन AC और MC
लेस देन AC। तो इसमें जो ऑप्शन में हो जाएगा वह, जब औसत लागत घट रहा है तो सीमांत लागत जो है वह बढ़ता है, तो बढ़ने वाला MC बढ़ता है, तो इनमें से कौन सा होगा? तो इन दोनों में से जो है आपका C नंबर इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि MC बढ़ रहा है और AC घट रहा है। अगला है भारतीय रिजर्व बैंक। तो भारतीय रिजर्व बैंक जो है वह केंद्र बैंक होता है, सेंट्रल बैंक होता है। A नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है मुद्रापूर्ति का नियमन कौन करता है? तो मुद्रापूर्ति का जो नियमन करता है वह जो है वह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। अगला है किस बाजार में AR बराबर MR होता है? यानी कि एवरेज रेवेन्यू बराबर मार्जिनल रेवेन्यू। तो ये जो होता है वह परफेक्ट कंपटीशन यानी कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में जो है वह AR बराबर MR होता है। एवरेज रेवेन्यू बराबर मार्जिनल रेवेन्यू यानी कि औसत आगम बराबर सीमांत आगम होता है। निम्न में कौन सही है? तो इसमें से ये जो ऑप्शन नंबर ए जो है AR बराबर MR E/E-1, ये जो है वह आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला है नरसिंह समिति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो नरसिंह समिति का संबंध जो है बैंकिंग सुधार से संबंधित है। अगला है बैंकिंग लोकपाल योजना की घोषणा किस वर्ष की गई? तो बैंकिंग लोकपाल योजना की घोषणा जो है 1995 ईस्वी को की गई थी। अगला है प्रत्येक बाजार दशा में एक फर्म के संतुलन में कौन सी शर्त पूरी होनी आवश्यक है? तो देखिए MR बराबर MC और MC वक्र जो है MR वक्र को नीचे से काटे, MR वक्र को नीचे से काटे, यानी कि MR है और MC जो है वह नीचे से काटे, यानी कि इस प्रकार काटे, तो आपका जो है वह प्रत्येक बाजार की दशा फर्म का संतुलन और B यानी कि B और C दोनों हो जाएगा, यानी कि D नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। दो कंडीशन अप्लाई होता है MR बराबर MC और MC वक्र MR वक्र को नीचे से काटे। अगला है नाम जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये जो लेखक है वह है J.M. किन्स। इसने जो है वह इस पुस्तक का लिखा था। अब बात करें कौन सा सही है, तो MPC प्लस MPS बराबर 1 होता है, MPC प्लस MPS बराबर 1 होता है, ये फॉर्मूला होता है। अगला क्वेश्चन की बात करें अन्य बातें समान रहे तो वस्तु की कीमत और वस्तु की पूर्ति में धनात्मक संबंध व्यक्त करता है। तो अन्य बातें समान होने पर जो है वस्तु की कीमत और पूर्ति की मात्रा का धनात्मक संबंध जो बनाता है वो पूर्ति का नियम में। अगला क्वेश्चन की बात करें, अगला है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति निम्न में से कौन सा है? तो जो है ΔC/ΔY जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो चलिए देखते हैं। अल्पकाल में पूर्णतः लोचदार होता है, बिल्कुल। पूर्ति की लोच की संयुक्त 3 भागों में बांटा गया, गलत। 5 भागों में बांटा गया। किसी वस्तु की पूर्ति की लोच उस वस्तु की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता, गलत। प्रकृति पर ही निर्भर करता है। पूर्ति की लोच की माप की 2 विधियाँ, तो ये भी सही है, लेकिन A नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अल्पकाल में पूर्णतः लोचदार होती है। तो अब पूर्णतः लोचदार आप लोग पढ़े होंगे, ED या ES बराबर जो है वह इन्फिनिटी होता है। यानी कि पूर्णतः लोचदार उसे कहते हैं जब कीमत में कोई परिवर्तन ना होने पर भी पूर्ति में परिवर्तन हो तो हम लोग पूर्णतः लोचदार पूर्ति कहते हैं। अगला क्वेश्चन है S बराबर 0 का अर्थ पूर्ति की लोच, ES बराबर का अर्थ है कि पूर्ति की लोच क्या होगी? तो ES बराबर 0 जो होता है वह पूर्णतः बिलोचदार में होती है, परफेक्टली इलास्टिक में होता है, पूर्णतः बिलोचदार में होता है। जब कीमत में परिवर्तन होते हुए भी पूर्ति में कोई परिवर्तन ना हो तो हम लोग पूर्णतः बिलोचदार पूर्ति कहते हैं। क्या बोले अभी? बोले कि जब कीमत में परिवर्तन होने पर भी
पूर्ति में कोई परिवर्तन हो, सब पूर्णतः बेरोजगार कहते हैं। और पूर्णतः रोजगार पूर्ति क्या कहते हैं, जब कीमत में परिवर्तन ना होने पर भी पूर्ति में परिवर्तन हो तो पूर्ति को पूर्ण रोजगार पूर्ति कहते हैं, यानी कि उल्टा, एक दूसरे को उल्टा होता है। अगला है अस्पर्थिक अंतराल का माप। तो अस्पर्थिक अंतराल का जो माप होता है वह आपका न्यून मांग होता है, डिफिशिएंट डिमांड होता है। ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला अतिरिक्त मांग होने की निम्नलिखित में से कौन सा कारण है। तो अतिरिक्त मांग जो होता है उसका कारण जो होता है वह होता है आपका सार्वजनिक व्यय में वृद्धि, और जो है वह मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होगा, यानी कि ए और बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। समरूप उत्पाद विशेषता है, तो समरूप उत्पाद की विशेषता जो होता है वह होता है केवल पूर्ण प्रतियोगिता की, केवल पूर्ण प्रतियोगिता की। अगला क्वेश्चन है किस बाजार में डैश का मांग वक्र पूर्ण लोचदार होता है। इन विच मार्केट डिमांड कर्व ऑफ फाउंड परफेक्टली इलास्टिक। तो ये जो होता है वह आपका पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में जो है वह मांग वक्र पूर्ण लोचदार होता है। अगला क्वेश्चन की बात करें, अगला है किस राजकोषीय उपाय के अंतर्गत न्यूनकोण को सही करने हेतु नहीं किया जाता है। तो करोपन में, टैक्सेशन में जो है वह अंतर्गत न्यून मांग को सही करने हेतु नहीं किया जाता है। अगला है निम्नलिखित में से किसे कीमत निर्धारण प्रक्रिया में समय तत्व का विचार प्रस्तुत किया। तो कीमत निर्धारण प्रक्रिया में जो है वह मार्शल विचार प्रस्तुत किया था। अगला है पूर्ण प्रतियोगिता में किसी वस्तु का मूल्य निर्धारित होता है। तो पूर्ण प्रतियोगिता में जो है वह मांग और पूर्ति द्वारा जो है वह उस वस्तु का मूल्य निर्धारित होता है। अगला है भारत में 1 रुपया का नोट कौन जारी करता है। तो भारत में 1 रुपया का नोट जो है भारत सरकार का वित्त मंत्रालय जारी करता है। अगला क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में कौन सी राजस्व प्राप्ति नहीं है। तो राजस्व प्राप्ति जो नहीं है वह है आपका विदेशी अनुदान। विदेशी अनुदान में क्या होता है, वह राजस्व प्राप्ति नहीं होती। बाकी ऋणों की वसूली राजस्व प्राप्ति होता है। सार्वजनिक उपक्रम के लाभ और संपत्ति क्रम जो है वह राजस्व पूर्ति में आता है, लेकिन विदेशी अनुदान जो है, फॉरेन ग्रांट जो है वह राजस्व प्राप्ति में नहीं आता है। होप 50 क्वेश्चन बता दिए। और पार्ट 1 में 50 क्वेश्चन और पार्ट 2 लाएंगे, इसमें 50 क्वेश्चन आप लोग का 100 क्वेश्चन पूरा कर देंगे। 100 क्वेश्चन बताने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जोर से लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।